आज का चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी बीजेपी के 400 फॉर्मूले पार करने का। 400 का सीट कैसे पार करेगी, उसका क्या फॉर्मूला है, क्या राज है, क्या बीजेपी अपने दम पे नहीं कर पा रही है जो विपक्षों को तोड़ने का काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी। ज्ञानेश जी, बीजेपी के जो 400 सीट पार करने का जो फॉर्मूला है, ये कहां तक सही दिख रही है, कितने सफल दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए उमेश, क्या है कि बीजेपी जिस दमखम के साथ में, जिस पॉजिटिव एनर्जी के साथ में चुनाव लड़ती है, जाहिर सी बात है उसमें आंकड़े हमेशा ऊपर रहेंगे। 400 होंगे, 500 हो सकते हैं। शुक्र मनाइए कि पूरे के पूरे 500 सीटों का दावा नहीं किया बीजेपी ने, जबकि आज की तारीख में बीजेपी सबसे ज्यादा पावरफुल एक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय और सबसे जानदार बोलने वाले, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट करने वाले एक ऐसे राजनेता बन गए हैं जिस पर कोई भी आदमी दांव लगा सकता है। लेकिन फिर भी बताइए, यहाँ हम आपको बताएंगे कि देखिए बीजेपी 400 आंकड़े पार करेगी और विपक्ष अभी तक कोई अपना आंकड़ा नहीं पेश कर पा रहा, और यही है उसके राज की कहानी। अब आंकड़ा पेश नहीं कर रहा है तो अब चुनाव जो होता है परसेप्शन का खेल है, और इस खेल में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी बहुत स्मार्ट है, लेकिन बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की तरह ही दावा पेश करे और फिर नहीं हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। जैसे बीजेपी जब जीतती है तो खूब ढिंढोरा पीटती है और मीडिया जो है उसके कब्जे में है, इसी वजह से बहुत सारी बातों को नहीं बताती है। जैसे आपको याद होगा कि अभी बीजेपी 3 राज्यों में जो सत्ता बनाई है, राजस्थान, आपको छत्तीसगढ़ और आपको मध्य प्रदेश, लेकिन उसकी कहानी में अगर आप बढ़िया से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि 21 सांसद को उतार दिए उन्होंने। कई केंद्रीय मंत्री थे, उसमें 12 ही जीत पाए, 9 हार गए। इसकी कहानी देश को पता नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे थे, आप पूछ रहे थे कि 400 आंकड़े की कहानी क्या है। आप समझिए कि दिसंबर महीने में 30 तारीख को जब वो अयोध्या गए थे, वाल्मीकि एयरपोर्ट को उद्घाटन किया, उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से मीडिया ने राममय का माहौल बनाया, देश में माहौल बना कि नहीं बना, लेकिन मीडिया में तो माहौल बन ही गया था। और उससे ऐसा लगा कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी 400 आंकड़ों को की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही थी, अगर ऐसा ही माहौल रहा तो। लेकिन राम मंदिर का मामला जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके दूसरे दिन से ही मामला बिल्कुल गायब हो गया। गायब करने का सेंस ये है कि पॉलिटिकल विमर्श में, राजनीतिक विमर्श में वो मुद्दा गायब हो गया। अब आप उसकी उपलब्धि में बताते हैं, लेकिन लोग उससे कितना खुश होंगे? जितना खुश होना था उतना खुश हो गए, लेकिन खुशी तो हर रोज चाहिए ना। अब देखिए कि 400 आंकड़ा तब भी कहा गया था, बीजेपी की ओर से कहा गया था 400 आंकड़ा लाए, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद आप बिहार में ऑपरेशन लोटस करते हैं, और एक वहां पर जो नीतीश कुमार को पाले में कर लेते हैं, जिसको कहा गया था कि दरवाजे बंद है। तो क्या 400 का आंकड़ा अगर आप अपने बलबूते पर ला रहे थे तो फिर नीतीश को लाने की मजबूरी क्यों पड़ी? उधर नीतीश से मामला हटा नहीं था कि आप झारखंड में लग गए। झारखंड में भी पूरी कोशिश थी कि भाई सरकार किसी से गिर जाए या सरकार हेमंत सोरेन अपने पाले में आ जाए, वहां भी मामला गड़बड़ा गया। अब जो है, अब देखिए लेटेस्ट जो है जयंत चौधरी जो आरएलडी के हैं, समझिए इस बात को कि अगर बीजेपी अपने बलबूते पर और राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरह से देश में बनाया गया, बताया गया, इसके बावजूद भी अगर बीजेपी को अगर विपक्ष के खेमे में जाकर के वहां से लाना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि यानी कि 400 का आंकड़ा हवाई है। कहीं न कहीं बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ऐसी बात आई है जिससे लगता है कि बिना विपक्ष के जो जानदार नेता हैं, जिनका अपना बैकग्राउंड है, जैसे आप नीतीश कुमार को देखिए, सफलता कितनी मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन बीजेपी का 400 का आंकड़ा जो फॉर्मूला है ना, ये एक तरह से चुनावी जुमला कह सकते हैं, जिसको बाद में हारने के बाद आप बोल सकते हैं कि भाई हमने प्रयास किया। और मुझे लगता है कि ये चुनावी रणनीति है, इसको रणनीति के रूप में देखिए कि पहले बीजेपी बोलती है 400 सीट लाएंगे, फिर प्रधानमंत्री बोलते हैं नहीं 370 सीट हम लाएंगे और एनडीए लाएगा 400। तो उनके अगर बयानों को भी अगर मीडिया दिखाना शुरू कर दे तो आपको लग जाएगा कि ये चुनावी जुमला है, इससे अलावा कुछ भी नहीं।
ज्ञानेंद्र जी, जैसे कि बीजेपी की राजनीति जहां पे रही है सरकार बनाने की, विपक्ष को तोड़-फोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करना। ऐसा हमने कई बार देखा है, देश की जनता ने कई बार देखा है अपनी बहुमत हासिल करने में। तो क्या इस स्तर पे काम जो कर रही है बीजेपी, जो दिख रही है, जहाँ पे ऑपरेशन लोटस जो ये भी फेल होता हुआ दिखा, झारखंड में कुछ विशेष नहीं कर पाए, वहाँ पे जेएम की सरकार, चंपई सोरेन की सरकार बनी। तो ये फॉर्मूला कहाँ-कहाँ तक मतलब वो काम कर सकते हैं? देश के अगर बाकी राज्यों की बात करें तो ये फॉर्मूला किस हद तक, इस रणनीति कहें या फॉर्मूला कहें, कहाँ तक ये सफल दिख रहा है? क्योंकि जुमलाबाजी जो हो रहा है, क्योंकि इसके देखिए तहत एक तरह से जहाँ दिख रही है प्रधानमंत्री मोदी की ये बनाएंगे, वहीं पे उधर देखें तो इंडिया पार्टी में अभी भी सीट को लेकर, ये प्रधानमंत्री का चेहरा को लेकर कई सारे विवाद, या अभी भी कह सकते हैं कंफर्म नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा या सीट का नहीं नहीं, आवंटन। उमेश, चुनाव कभी भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं लड़ा जाता है। आपको अगर जी पुराना इतिहास देखेंगे तो हाँ, जी ये सही है। आप देखिए ना, पिछले जो 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें जी, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था कोई। नहीं नहीं, लेकिन जब बीजेपी करती है तो सवाल नहीं उठता है, या आपके दिमाग में नहीं आता है, या मीडिया के दिमाग में नहीं आता है। जी ये परसेप्शन का खेल है पूरा। समझिए इस जी बात को। अभी अभी आज ही नितिन गडकरी ने बहुत अच्छी बात कही अभी, कि विचारधारा की लड़ाई में जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उसको सम्मान नहीं मिलता है। देखिए, पार्टी के अंदर में भी सुगबुगाहट चल रही है कि आप जिस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को शामिल करते हैं। उन्होंने लालू यादव की तारीफ की है, अभी मैं देख रहा था, और उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर से सीख लेने की आवश्यकता है। कई बातें कही हैं। तो विपक्ष में तोड़फोड़ करके अगर आप सत्ता पर हासिल कर लेते हैं, तो यानी कि आपकी विचारधारा तो नहीं जीत पाई ना। ओवरऑल लोकतंत्र में क्या होता है, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो खत्म। लेकिन बात विचारधारा की हो रही है। बीजेपी एक विचारधारा के रूप में स्टैब्लिश हुई थी, और धीरे धीरे वो लगभग आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ रही। तो जी अभी जो जोड़ तोड़ का जो फॉर्मूला चल रहा ना, कि कभी नीतीश को शामिल कर लो, कभी उधर आप महाराष्ट्र में देखिए अजीत पवार को भी तोड़ लिया एनसीपी से, शिंदे गुट अलग बना ही। तो बीजेपी अपने बलबूते पर जो सरकार बनाई थी 14 में, ऐसा लगा था, वो माहौल तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए उसे डर है। इसे कहते हैं डर। जी बीजेपी को डर है कि हमें इस बार शायद उतनी प्रचंड मात्रा में बहुमत नहीं मिले। हो सकता है कि वो बहुमत का आंकड़ा को भी नहीं छू पाए। जी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बार बार बयान बदले जा रहे हैं। 400 का आंकड़े का फॉर्मूला यही है, विपक्ष में घुसो, उसको तोड़ो, उसकी इमेज खराब करो। मतलब इसका दो मायने हैं, समझने के लिए बात है। जी अगर आप मजबूत हैं तो आपको जरूरत नहीं है विपक्ष में जाने की या विपक्ष के नेताओं को लेने की। जी 2014 हो या 2019 हो, अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो उसमें 100 से ज्यादा अभी जो सांसद हैं वो दूसरी पार्टी से इंपोर्टेड है। जो जी कांग्रेस में थे, जो बीएसपी में थे, जो समाजवादी पार्टी में थे, जो एनसीपी में थे, उनसे ऐन वक्त पर चुनाव के समय में आते हैं, फिर चुनाव जीतते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं बीजेपी अपने बलबूते पर लड़ी है? बीजेपी का मतलब क्या होता है? हिंदुत्व का हार्डकोर इशू, जिसके बलबूते आज राम मंदिर बना, जो उसका सबसे बड़ा इशू था। जी आपने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कोई खराब काम किया। आपने, आपका जो कोर वोटर है, धारा 370 हटाना, आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आपका जो वोटर है वो आपके साथ इंटैक्ट रहे, उसके लिए आप लगातार कोशिश किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ये बातें सामने आई है कि बीजेपी अपने बलबूते पर वो बहुमत के आंकड़ा को नहीं पार कर पा रही है, तभी उसको विपक्ष में घुस करके तोड़फोड़ करना पड़ रहा है। आरएलडी ने 7 सीट ले लिया था आपको समाजवादी पार्टी से, जी और अभी कल से आप मीडिया में खबर देख रहे हैं कि 4 सीटों पर तैयार है आरएलडी, जयंत चौधरी आ जाएंगे बीजेपी को। अब मुझे जी समझ में नहीं आ रहा कि जिसको 7 सीट मिला हुआ है वो 4 सीट पर लेकर के बीजेपी क्यों जाएगा? जी और वो नेता क्यों जाएगा जिसको उसका आप सर्च करेंगे तो जयंत चौधरी को पुलिस ने जिस तरह से पिटाई की थी। अभी आप देखिए वीडियो वायरल हो रहा है कि जयंत चौधरी अगर बीजेपी में जाते हैं तो पुराना जी वीडियो निकाल के दिखाया जा रहा है कि जिस सरकार ने आपको पीटा, आप उसी के साथ जा रहे हैं। तो ये जयंत चौधरी की मजबूरी नहीं है, ये बीजेपी की मजबूरी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जी ओवरऑल 400 का फॉर्मूला जो है, विपक्ष को बिना तोड़े हुए, विपक्ष की छवि को बिना खराब किए हुए, ऐसा लगता है कि बीजेपी को सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ती।
जी तो सफलता का राज ये नहीं है कि 400 आंकड़ा पेश पार कर जाएंगे। आप नेताओं के बयान सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चुनावी जुमला है। जी बीजेपी काफी दबाव में है, चुनाव जीतना है, इसमें दो राय नहीं कि बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती है। जी साम दंड भेद जो भी होता है, जी जो भी आए आ जाओ मेरे पास, जीतना है हमें, सत्ता चाहिए। तो बीजेपी का एक दूसरा स्वरूप ये भी दिखाई पड़ा है, सत्ता के लिए ललायत हो गई है। जी जबकि आप देखिएगा बीजेपी के पुराने इतिहास को देखें तो बीजेपी इस तरह की पार्टी नहीं हुआ करती। तो जब नहीं हुआ करती तो आपके जो कोर बटन है आपसे छिटकेंगे, है ना। जैसे कांग्रेस, अभी जो कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस बीच में गलत क्या कर रही है, वो बीजेपी तो धर्म की राजनीति करती है, जी कांग्रेस कभी जाति की राजनीति नहीं करती थी। कांग्रेस आज की जाति की राजनीति कर रही है, जिसकी जी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन सब चीजों से कांग्रेस का नुकसान हो रहा है कि आपकी अगर विचारधारा में अगर खोट आ गया तो फिर मामला क्लीन स्वीप नहीं मिलेगा। जी आप राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, जो एक नेता का काम होता है। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 400 का आंकड़ा जो है ये महज एक चुनावी जुमला कह सकते हैं, और जी इस पे कितना जोर लगाएगा और जनता कितना वोट देती है वो आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद केवल जी, इस चर्चा में, इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आज ये फॉर्मूला का राज दर्शकों के सामने खुल गया है। ऐसे ही चर्चा के साथ बने रहेंगे आगे भी। हमारे साथ अंत तक। धन्यवाद। जय हिंद।